नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। शाम 5 बजे तक आ जाएगा सभी सीटों का परिणाम। दरअसल आपको बता दूं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 8:30 बजे सुबह से ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। सुबह 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना है। वैसे तैयारी शाम 4 बजे तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। के रवि कुमार ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना शनिवार यानी कि आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। मतगणना केंद्र के भीतर डीओ और आरओ के अलावा किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हॉल में किसी भी पुलिसकर्मी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकार मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर की तस्वीर सिर्फ एक बार कैमरे से अधिकारियों की देखरेख में लेने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का राउंड जितना कम होगा उसका परिणाम उतना ही जल्दी आएगा। उन्होंने बताया कि सबसे कम 13 राउंड की मतगणना तोरपा विधानसभा क्षेत्र की होगी। लीटीपाड़ा में भी सिर्फ 14 राउंड की मतगणना होगी। सर्वाधिक 27 राउंड की मतगणना चतरा विधानसभा क्षेत्र की होगी। वहीं के रवि कुमार ने कहा कि सभी सीटों का रिजल्ट शाम 5 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। एग्जिट पोल हो जाएंगे गलत, देखें झारखंड रिजल्ट को लेकर क्या कर रहा है फलोदी सट्टा बाजार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार आने की आज 23 नवंबर को आएंगे। इसी दिन राजस्थान यूपी में हुए उपचुनाव के भी रिजल्ट आ रहे हैं। चुनाव नतीजे से पहले आई एग्जिट पोल ने सबको चौंका दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं फलोदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान जताया है उसने सभी को चौंका दिया है। फलोदी सट्टा बाजार ने झारखंड में इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने की संभावना जताई है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार झारखंड की कुल 81 सीटों में से एनडीए को 44 से 46 सीटें मिल सकती है। झारखंड के लिए सट्टा बाजार में एनडीए का भाव 40 पैसे है। वहीं झारखंड चुनाव के लिए आए एग्जिट पोल्स में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वहीं जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में हेमंत सोरेन सरकार की वापसी हो रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान जी न्यूज की जीनिया ने देश के पहले एआई एग्जिट पोल को पेश किया था, जो सबसे सटीक साबित हुआ था। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने भी जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की सरकार की वापसी दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल में एनडीए को 25 तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 53 सीटें मिल सकती है। वहीं एग्जिट पोल पर सभी दल अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सभी को फाइनल नतीजे का इंतजार है, जो आज शाम 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा। कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री? एक तरफ हेमंत तो दूसरी तरफ कौन? दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले एक ही सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इंडिया ब्लॉक की ओर से कोई डाउट नहीं है, बहुमत मिलने पर हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने उन्हीं के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा है। अब सवाल है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो सीएम कौन बनेगा। इसे लेकर क्यासों का बाजार गर्म है। क्या बाबूलाल मरांडी बनेंगे सीएम या नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी? कहीं चंपई सोरेन की दोबारा ताजपोशी तो नहीं हो जाएगी? कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरह यहां भी एक्सपेरिमेंट देखने को तो नहीं मिलेगा? इस सवाल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार का मानना है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो बाबूलाल मरांडी से बेहतर विकल्प कोई नजर नहीं आ रहा है। बाबूलाल मरांडी न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि राज्य का प्रथम सीएम होने का अनुभव भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन पर उनकी पकड़ भी मजबूत है। बाबूलाल मरांडी जेबीएम नाम से पार्टी भी चला चुके हैं। भाजपा में वापसी पर उन्हें विधायक दल का नेता भी चुना गया है। ये अलग बात है कि सदन में उन्हें नेता प्रतिपक्ष मान्यता नहीं मिल पाई। बाबूलाल मरांडी एकमात्र ऐसे ट्राइबल नेता है जो गैर आरक्षित सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ते आए हैं। झारखंड में 2,91,000 अबू आवास को मिलेगी स्वीकृति। आचार संहिता खत्म होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। दरअसल आपको बता दूं, ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2,91,000 आवास को स्वीकृति दी है। दूसरे चरण में 4,50,000 लाभुकों को आवास देना है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद शेष 1,59,000 आवास योजना की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इसके निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब तक पहले चरण के तहत 1,99,000 आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 2 लाख आवास देना तय किया गया था। इस तरह राज्य के मध्य से अब तक 4,90,000 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण के सभी आवासों पर काम जारी है। अब दूसरे चरण के आवासों पर काम होगा।
और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार 1,13,000 आवास झारखंड को दिए गए हैं। अब वो आवास व पीएम आवास योजना को मिलाकर एक साथ करीब 4 लाख आवासों पर काम शुरू होगा। वहीं पहले से 1,99,000 आवासों पर काम जारी है, यानी करीब 6 लाख आवासों पर काम जारी रहेगा। इधर बालू की कमी पूरे राज्य में है, इसका असर आवासों के निर्माण पर पड़ रहा है। अब एक साथ इतने आवासों के लिए बालू की उपलब्धता नहीं होने से काम प्रभावित होगा। बीजेपी ने डाले हथियार, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, काउंटिंग से पहले कांग्रेस ने किया इतनी सीटों का दावा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती का समय नजदीक आ गया है। अब से कुछ ही घंटों के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी जीत की पूरी उम्मीद जताई है। इस बीच कांग्रेस नेता और झारखंड इंचार्ज गुलाम अहमद मीर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में 50 से 55 सीटें हासिल करेगा। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, यहाँ चुनाव के पहले चरण के बाद बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं। दूसरे चरण में उन्होंने अपना बचाने का काम किया है। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन सरकार को वोट दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन को 50 से 55 सीटें मिलेगी, वहीं कांग्रेस 50% से ज्यादा सीटें जीतेगी। गुलाम मोहम्मद मीर ने यह भी दावा किया है कि जनता ने 5 साल की परफॉर्मेंस वाली सरकार और हेमंत सोरेन की लीडरशिप, जो सियासी उथल पुथल के बावजूद सरकार को चलाया, उसे देखकर लोगों के लिए जो काम किया, खास तौर पर महिलाओं के लिए काम किए हैं, उसको देखते हुए जनता ने महागठबंधन के पक्ष में मतदान किए हैं। झारखंड में मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग राउंड में होगी मतगणना। दरअसल आपको बता दूं, सभी चारों विधानसभा के लिए 4 अलग अलग हॉल निर्धारित किए गए हैं। हजारीबाग सदर विधानसभा सीट के लिए मतों की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी, इसके लिए 24 टेबल लगाए गए हैं। बरही के मतों की गिनती 20 राउंड में पूरी होगी, इसके लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। बरकट्टा सीट की गिनती 23 राउंड में पूरी होगी, इसके लिए 21 टेबल लगाए गए हैं। वहीं मांडू विधानसभा सीट की गिनती 22 राउंड में पूरी होगी, इसके लिए 24 टेबल लगाए गए। और वहीं तोरपा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 13 राउंड में तथा खूंटी विधानसभा की मतगणना 15 राउंड में पूरी कर ली जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम को सुरक्षा के साथ गणना कक्ष में लाया जाएगा। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी और प्रातः 8:30 बजे से ईवीएम के द्वारा हुए मतदान की गणना कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इसी प्रकार जामताड़ा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला पुलिस प्रशासन जवानों को भी तैनात किया गया है। जामा में दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, लुइस मरांडी और सुरेश मुर्मू में किसका पाल रहा है भारी। दरअसल आपको बता दूं, जामा विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। झामो की परंपरागत सीट पर इस बार भाजपा ने अपने पुराने चेहरे सुरेश मुर्मू पर दाव लगाया है, जबकि झामो ने हाल ही में भाजपा से घर वापसी करने वाली पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही दलों के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जामा विधानसभा सीट दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। बिहार का हिस्सा होने के दौरान भी इस विधानसभा सीट पर कई बार चुनाव हुए। 1967 से 2000 तक के चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बारी बारी से इस सीट पर कब्जा जमाया। यहां के पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद के लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस के मदन बरसा यहां से विधायक बने। और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रही इस सीट से वर्तमान में पार्टी की दिग्गज नेता सीता सोरेन विधायक है। वह 2009 से लगातार 3 बार यहां की विधायक बनी रही। जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर बसा यह इलाका भारतीय रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ ज्यादातर इलाका ग्रामीण है और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की। अब देखना यह है कि यहाँ पर किसके मुकुट पर ताज सजेगा, लुइस मरांडी या फिर सुरेश मुर्मू का। देवघर में आरजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। दरअसल आपको बता दूं, देवघर विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। इस सीट पर भाजपा के नारायण दास और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच मुकाबला है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से देवघर सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिला मुख्यालय होने के कारण यह विधानसभा क्षेत्र राज्य की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले इस विधानसभा सीट पर शुरुआत से ही राजद का कब्जा रहा। यहाँ अब तक हुए चुनाव में राजद सबसे ज्यादा 2 बार इस सीट को जीत चुका है। और वहीं 2004 के चुनाव में यहां से राजद के सुरेश कुमार पासवान विधायक चुने गए। 2005 में हुए चुनाव में यहां से जेडीयू के नेता कामेश्वर दास विधायक चुने गए। 2009 के चुनाव में राजद नेता सुरेश कुमार पासवान ने इस सीट पर दूसरी बार चुनाव जीता और विधायक बने। 2014 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा नेता नारायण दास ने राजद के सुरेश पासवान को हराया और 2019 के चुनाव में 2014 की कहानी को दोहराई गई। इस बार भी भाजपा के नारायण दास ने राजद के सुरेश कुमार पासवान को शिकस्त दी। आप देखना यह है कि यहाँ इस बार किसके सिर पर ताज सजेगी, कमेंट में आप जरूर बताएं। लातेहार में 1 करोड़ 22 लाख रुपए का डोडा बरामद।
दरअसल आपको बता दूं, डोडा तस्कर के नाकाम मंसूबे को लातेहार पुलिस ने पानी फेर दिया। ट्रक में बैगन के ढेर के नीचे डोडा छिपाकर ले जाते एक ट्रक को लातेहार पुलिस ने जब्त किया है। जब्त ट्रक से 8 क्विंटल 15 किलो 200 ग्राम डोडा बरामद किया गया है। इसका बाजार में अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस तस्करी में शामिल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह कार्रवाई लातेहार पुलिस ने गुरुवार की शाम 6:15 बजे की है। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार से मानिका जाने वाले सड़क के एसआर पेट्रोल पंप के पास दुबे होटल के पास एक ट्रक लवारिस हालात में खड़ा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी ली तो उसमें बैगन से भरा हुआ पाया गया। जब बैगन को बाहर निकाला गया तो अंदर छिपा कर रखा हुआ 53 बोरा से भरा हुआ डोडा बरामद किया गया। इसके बाद ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया। करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप में चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार बरखास्त। दरअसल आपको बता दूं, राज्य सरकार ने झापर से सेवा से तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी चतरा आशुतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की दंड को यथावत रखा है। 27 सितंबर को ही हुई कैबिनेट की बैठक में उनकी अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। उनके खिलाफ 2018 में ही आरोप पत्र गठित किया गया था। आरोप पत्र में 43 बैंक अंतरण द्वारा कुल 6 करोड़ 48 लाख रुपए की अनाधिकृत रूप से निकासी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके अलावा 2 नवंबर 2017 में अग्निकांड में रोकड़ पंजी व चेकबुक जलने की जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं देने, अग्निकांड के बाद पूर्व से संचालित 12 बैंक खाते के विरुद्ध मात्र 3 बैंक खाते की राशि दर्ज कर नया रोकड़ पंजी खोलने, छात्रवृत्ति मद में प्राप्त राशि गलत तरीके से नाजिर के परिवार सदस्यों के खाते में ट्रांसफर करने व सेवानिवृत्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारी चतरा मिथिलेश मिश्रा पर 1 करोड़ 33 लाख पूर्व से ही समायोजन के लिए लंबित रहने के बावजूद श्री कुमार द्वारा मिथिलेश मिश्रा को 98 लाख के अग्रिम देने सहित 8 आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले की जांच हुई, उन्हें निलंबित भी किया गया, प्राथमिकी भी दर्ज की गई। पूरे मामले की जांच के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का दंड दिया गया। मामले पर उन्होंने अपील भी की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है।